हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी सबसे पहली न्यूज आई है दैट इज रिलेटेड टू दी फर्स्ट टाइम एमएलए रेखा गुप्ता, जो अब दिल्ली की सीएम बनने वाली हैं। ऑलराइट, ये आपकी 4th वुमेन है सीएम बनने, मतलब दिल्ली लेजिस्लेचर के इतिहास में जो चौथी ऐसे वुमेन है जो सीएम बनने वाली हैं। सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल आ रहा है फॉर श्योर। यहां पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा प्रोसेस, राइट, जीएस पेपर 2 से पॉलिटी के अंदर जब आप इस चीज को देखेंगे तो विल फाइंड आउट कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 1991 से आपकी दिल्ली के अंदर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शनिंग में आई थी। ठीक है, 70 सीट्स हैं इस टाइम पे और बीजेपी ने रिकॉर्ड आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 26 ईयर्स के बाद 48 सीट्स इन्होंने जीती हैं। और ये पहली बार ऐसा है कि ये जो आपकी ये जो लेडी हैं दैट इज रेखा गुप्ता, इन्होंने पहली बार ही ये यहाँ पे सेलेक्ट हुई हैं आपकी एज अ एमएलए, और पहली बार में ही इनको सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। ठीक है जी, तो आपके लिए यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कुछ इस तरीके से देख लीजिए कि पूरी प्रोसेस, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल रहता है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन से आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेनी है कि दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल क्या है, सीएम की पावर कहाँ तक की आपकी जो है एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है यहाँ पे, बिकॉज चुनाव अभी अभी होके हटे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद आपका प्रेसिडेंट का रोल कहाँ तक है, बिकॉज देखिए दिल्ली है तो यूटी ही, राइट, लेकिन इट इज़ विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर किस तरीके से जा रहा है और किस डायमेंशंस में यहाँ पर शिफ्टिंग होती रहती है। क्लियर है, इस एस्पेक्ट में आपको इस आर्टिकल को कवर करना है और अपने जीएस पेपर 2 के हिसाब से इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यूएस के एसईसी ने अभी कंप्लेंट कर दिया है। हालांकि ट्रंप ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रिप्राइव नोटिस दे दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है आगे चीज़ें ले जाने की, बट स्टिल आपकी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो पोज बटन दे दिया था ऑन दी एंटी ब्राइबरी जो लॉ था। लेकिन यूएस का जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन है वो अभी भी अथॉरिटेटिव मूड में है एंड दे आर गोइंग अगेंस्ट अडानी। वो जो ब्राइब वाला जो पूरा इशू आया था कि आपकी लगभग जो है ऑलमोस्ट इट वाज नियरली जस्ट अ सेकेंड, इट वाज नियरली $265 मिलियन की ब्राइबरी बताई गई थी, जो ठीक है कि स्पेसिफिकली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए जो दी गई थी अडानी ग्रुप की तरफ से, उस सारी चीज़ों से रिलेटेड ये पूरा मामला है और उसी के ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। इनफैक्ट आगे आप इसी न्यूज़पेपर के अंदर आज आर्टिकल आया हुआ है जहां कांग्रेस भी ये सवाल पूछ रही है गवर्नमेंट से कि जो एसईसी ने पूछा है उसके ऊपर आपका रिवर्ट क्या रहने वाला है। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा मामला अभी जस्ट इनिशियल फेज में स्टार्ट हुआ है, इसको हमें फॉलो अप करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी चीजें कन्वर्ट अप होती हैं, आगे जाके क्या इसका स्टेक रहने वाला है। नेक्स्ट जो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्टेट्स से एक न्यूज आई है एंड इट इज वन ऑफ दी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक है। जीएस पेपर 3 से आप इसको सीधा रिलेट करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीताज। देखिए काफी टाइम से ये चीज हो रही है, बहुत बड़े लेवल पर ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जहां पर आपकी कूनो नेशनल पार्क के अंदर ऑलमोस्ट 20 अफ्रीकन चीताज को लेकर आया गया था। 8 लाए गए थे नामीबिया से जो 2022 के अंदर आए और 12 को फिर साउथ अफ्रीका से लेकर आए थे। ठीक है, ये अफ्रीकन चीता की ब्रीड थी जिसे हमने कूनो नेशनल पार्क एमपी के अंदर जो है ट्रांसलोकेट किया था। इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि उसके बाद हम अभी गांधी सागर की तरफ भी जा रहे हैं ताकि वहां पर भी सिमिलर एडेप्टेशंस के अंदर आपकी चीता सर्वाइव कर जाए। बट प्रॉब्लम ये आ गई है कि अभी रिसेंट स्टडीज के हिसाब से, जो कि आपकी स्टडी देखिए यहाँ पर मेंशन हो रखा है, दैट इज डिलिनिएटिंग द एनवायरमेंटल जस्टिस इम्प्लीकेशन ऑफ एन एक्सपर्ट, ये जिसे फ्रंटियर्स के अंदर कंजर्वेटिव साइंस की तरफ से ये पब्लिशिंग आई है, जिन्होंने सीधा बोला है कि ये जो ट्रांसलोकेशन है इट इज नॉट अ वायबल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये अपनी अपार उसके ऊपर नहीं गया है, जिस तरीके से चीजें एक्सपेक्टेड की गई थी वैसा नहीं है। रादर आपकी जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 40 to 50% है पहले प्रोजेक्ट के अंदर, जबकि सर्वाइवल रेट हमने एक्सपेक्ट किया था कि 85% के आसपास होगा।
ठीक है, आपका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दी सर्वाइवल रेट। सेकेंड चीज जो यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट की है दैट जो आपके चीताज हैं दे आर अंडर दी हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, रादर उसके अंदर केमिकल भी है आपकी, चाहे जो भी रीजन आप मान ले, इंटरवेंशंस मान ले, कंसर्न्स उनकी फिजिकल हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन रहा है उनके लिए, ना कि फ्लरिशिंग एनवायरनमेंट जैसा सोचा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इस पूरे उसके अंदर पूरी डिटेल्स बताई गई हैं कि किस तरीके से जो ये जो दिस पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ के लिए था। हमने चीताज को रीइंट्रोड्यूस करना था इंडिया के अंदर, बिकॉज इंडिया के अंदर ये बहुत टाइम पहले 1950s के आसपास, 53 के आसपास एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है, तो चीताज की रीइंट्रोडक्शन के लिए पूरा प्रोजेक्ट चला था, अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था, बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए गए थे। ठीक है, बहुत एक्यूरेट एक्यूमेन स्टडीज के बाद ये ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट हमने जो है स्टार्ट किया था इनिशियल फेज के अंदर, बट रिजल्ट्स उतने पॉजिटिव सामने नहीं आ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई द हेडिंग इज कि चीताज जो है वो ना तो सस्टेनेबल है, ठीक है, इकोलॉजिकली, ना ही एथिकल है, क्योंकि ये जो ट्रांसलोकेशन है ये फेवरेबल नहीं हो रही है, ना ही होती दिखाई दे रही है। लास्ट में इस आर्टिकल के अंदर यही कहा गया है कि अप्रोच अब यही है कि कंजर्वेशन से रिलेटेड हम जो डिसीजंस हैं वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ लें, एक रिएक्टिव अप्रोच के साथ, कि आगे किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करना है। ठीक है, हाँ ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अभी ये सिर्फ एक स्टडी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं आया है कि ये प्रोजेक्ट स्टॉल कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है, कुछ भी। हाँ, इसके आफ्टर मैथ रिजल्ट क्या रहने वाला है वो डेफिनेटली देखने लायक रहेगा। ठीक है जी, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, वो जब जैसी ही चीज़ें आती हैं सामने तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ रही है दैट इज़ फ्रॉम अगेन मुल्ला पेरियार डैम। इस साल लगभग बहुत बार ये चीज़ जो है बार बार न्यूज़ में आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है मामला, और हमें पता है वहां पर नेशनल वाटर ट्रिब्यूनल की भी बात की गई है, कमेटी की बात की गई है कि जो दो स्टेट्स के बीच में इशू को रिजॉल्व करा सके। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है कि आप पैनल को ध्यान से देखिए, तमिलनाडु क्या कहना चाह रहे हैं, उनके कंसर्न्स को सुनिए, केरला गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है उसको सुनिए, और फिर उसके बाद आप ध्यान रखते हुए दोनों को कोशिश कीजिए कि दोनों स्टेट्स के इश्यूज जो है रिजॉल्व हों। अगेन टू रिवाइज, हमने ये चीज़ बहुत बार डिस्कस कर ली है, बट मुल्ला पेरियार डैम आपकी तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर है। ठीक है, लोकेटेड ये पूरी की पूरी केरला के अंदर है, बट इसको एक्सेस जो करता है दैट इज तमिलनाडु गवर्नमेंट। रीजन बीइंग क्योंकि ये जो पूरी की पूरी आपका डैम है ये त्रावणकोर के राजा को 99 ईयर्स की लीज पर दे दी गई थी। ठीक है, तो वो तब से, अब वो था आपका टाइम जब इंडिया जो है दैट वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तब की बात है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये स्टेट बन गई है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेसिबिलिटी का रूल किसके पास है, तमिलनाडु के पास है। लोकेटेड कहाँ, डैम केरला के अंदर। इशू कहाँ आ जाता है, उसकी वाटर कैपेसिटी को लेके, क्योंकि जो डैम है वो बहुत सालों पुरानी है, उसकी उतनी अच्छे से केयर टेक नहीं हो रही है, उसके वाटर लेवल को इश्यूज चल जाते हैं कि अगर ये किसी भी हालत में यहाँ पर किसी तरीके को कोई मिसहैपनिंग होती है तो केरला की जो जियोलॉजी है, इकोलॉजी है, वो बहुत फ्रेजाइल है, उसको बहुत ज़्यादा हैवी मास डिस्ट्रक्शन यहाँ से देखने को मिल सकता है। यही सारा का सारा इशू है जो हमने बहुत बार यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है, मुल्ला पेरियार डैम। यहाँ से आप क्वेश्चन हर हाल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, या आप कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ दोज प्रोबेबल एरियाज जो आपको नहीं छोड़ के जाना चाहिए। ठीक है, पेरियार रिवर, मुल्ला रिवर, ये सारा हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप अच्छे से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए असम की तरफ से न्यूज़ आ रही है, फॉरनर इलीगल माइग्रेशन अगेन इन न्यूज़, क्योंकि अगर यूएसए से इंडियन डिपोर्टीज आ रहे हैं तो भारत से भी इलीगल माइग्रेंट जो हैं वो डिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये ऑल टुगेदर मेंस के एस्पेक्ट से तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन ही गया है, सोसाइटी का भी बन गया है, जीएस पेपर 2 का भी बन गया है, क्योंकि फॉरेन रिलेशंस इन्वॉल्व है। यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल कैसे बना, राइट। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं आपको पता है, 14th अमेंडमेंट जो 42nd अमेंडमेंट है वहाँ से पार्ट 14A में आपके ट्रिब्यूनल्स आए हैं, एंड दीज आर वन ऑफ अ काइंड जो आपके अलग से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है, असम अकॉर्ड से क्वेश्चन रिलेट हो सकता है। देखिए ये इशू पूरा स्टार्ट हुआ 1971 जब आपका बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, उस टाइम पे बहुत सारे बांग्लादेश के रिफ्यूजीज नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आकर जो है सेटल आउट हुए, और उसमें से मोस्टली जो है वो असम में हुए। तो दैट इज वाई वहाँ से ये पूरा का पूरा इशू स्टार्ट हुआ है, और इसीलिए इसमें जो डेडलाइन डेट है दैट इज 25 मार्च 1971,
जिनको डिटेक्ट करके डिलीट कर दिया जाएगा इलेक्टोरल रोल्स से, ताकि उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाए और उन्हें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, है ना। अभी के फिलहाल के टाइम पे जो नंबर सामने आया है 1.66 लाख हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि इलीगल हैं। उनमें से डिपोटीज का जो नंबर है दैट इज 30,100, ठीक है। उन लोगों को हमने डिपोर्ट करके वापस भेज दिया है कि आप हमारे सिटीजन नहीं हैं, आप यहाँ के नेशनल्स नहीं हैं, तो यू कैन गो बैक टू योर ऑन नेशन। ये चीज़ है, ये पूरी की पूरी न्यूज़ है। तो ये दोनों ही न्यूज़ आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से पढ़ लेनी है अपने जीएस पेपर 2, और ये वाली जो न्यूज़ है दैट इज़ फॉर जीएस पेपर 3, ऑलराइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक यूपी के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर खड़े होकर ये क्लेम कर रहे हैं दैट दी वाटर जो स्टडीज दिखाई गई हैं दीज आर एब्सोल्यूटली रबिश, ठीक है। वो जो सीपीसीबी का पूरा डाटा आया है सामने, जिसकी वजह से ये बताया गया है कि जो वाटर है दैट इज अनफिट फॉर बेथिंग इवन, ठीक है। कई जगहों पर जो आपका टॉक्सिसिटी है दैट इज कोलीफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो अनफिट फॉर बाथिंग भी है, एंड उसको रिवर्ट बैक करते हुए योगी आदित्यनाथ इज सेइंग दैट इट इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग एज वेल। आप बाथिंग की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो पानी ड्रिंकिंग के लिए भी सेफ है। आपकी जो स्टडीज़ हैं वो सही नहीं है, वो एविटेबल नहीं है। आप एक पूरे के पूरे कल्चरल इवेंट को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। कोलीफॉर्म यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पेपर में कि कोलीफॉर्म क्या है। इट इज सॉर्ट ऑफ अ बैक्टीरिया जो हमेशा एनिमल और ह्यूमन फिकल के अंदर मिलता है, उसकी प्रेजेंस की वजह से मिलता है। और सीपीसीबी की रिपोर्ट जो अभी हाल फिलहाल में पब्लिश हुई है उससे ये क्लियर हो गया था कि बहुत आपका जो लेवल है, जो द लेवल ऑफ कोलीफॉर्म इज क्वाइट हाई इन वेरियस प्लेसेस जहाँ पर आपका ये संगम माना गया है, ठीक है। जहाँ पर इस टाइम पे महाकुंभ हो रहा है वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वाटर है वो पॉल्यूटेड साइड पे चला गया है और उसके अंदर कोलीफॉर्म जो फीकल है ह्यूमन और आपका एनिमल का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो न्यूज़ में आई है और उसी को रिवर्ट बैक करने के लिए न्यूज़ आई है। तो ये आपको एक बार देख लेना है अच्छे से, ठीक है। और इसी के साइड में ये जो साइड में आई है यूपी पीसीसीबी से, यानी यूपी के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनजीटी पूछ रहा है कि आप प्रॉपर रिपोर्ट्स के साथ सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आप सीपीसीबी की स्टडीज़ को चैलेंज कर रहे हो तो आप पहले अपने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ सामने आइए, बिकॉज अगेन इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए जो है चीज़ें क्लेम की जा रही हैं कि पानी साफ़ सुथरा है, उसको फिल्टर आउट करके अच्छे से फ्रेशन अप करके तब उसको वहाँ तक भेजा जा रहा है और प्रॉपर आपके मैकेनिज्म लगा हुआ है जिससे जो है वाटर की प्योरिटी को चेक किया जा रहा है। ऐसा यहाँ पर दोनों आर्टिकल्स जब आप कंबाइंड वे में पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि ये इसी तरीके से बात की जा रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये भी है, अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर पूरे के पूरे इवेंट को सेफ साइड पर ले जाने की कोशिश की जा रही है कि चीज़ें जो है वो ग्लोबल लेवल पर नेगेटिव वे में ना जाए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी आर्टिकल है, अगेन दिस इज द आर्टिकल रिगार्डिंग रेखा गुप्ता, जहां पर इनके पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स के बारे में बताया गया है कि ये वन टाइम फेस नहीं है जो एकदम से सामने आई है। शी हैज़ बीन अटैच्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन सिंस पास्ट 42 ईयर्स। हालांकि इलेक्शंस पहली बार लड़के सीएम बन रही हैं, बट उनका रोल जो है बीनीथ वो बहुत डीप डाउन गहरा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसीलिए उसका शायद फ्रूट है कि उनको एकदम से सामने देखा गया है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से वो है ये एक्सरसाइज, दैट इज इंडियन इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज। नाम याद रखना साइक्लोन 3। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पीसीएस वगैरह में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि कौन से दो देशों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, जैसे सूर्य किरण नेपाल के साथ होती है, मालाबार है, क्वाड नेशंस के बीच में है। ऐसे ही साइक्लोन 3 जो है वो किसके बीच में है, इंडिया और इजिप्ट। और कहाँ हो रही है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। बस इतनी सी एक इमेज आई है, उसके साथ आपको इतनी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिल गई है, वो आपको अपने पास सिक्योर करके रख लेनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद जो हमारी न्यूज़ है दैट इज फ्रॉम टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। यहाँ से हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो हमारी आर्टिकल आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट रिजिलियंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये पूरा मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, द कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2019 के अंदर बनाई गई थी। है क्या बात,
आपके यहाँ पर डिजास्टर्स हर जगह आते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन हो, फ्लड हो, आपकी हीट वेव्स हो गई, या जिस तरीके से भी, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर साइक्लोन्स बार बार आते हैं, फ्लड्स आती रहती हैं, हैवी रेनफॉल हो गया है या कुछ भी। ऐसे के अंदर अगर आपको साथ में एंगेजमेंट करनी है, जैसे केरला के अंदर लैंडस्लाइड्स वगैरह आए थे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल मिलाता है वो है कम्युनिकेशन का तरीका। आपको मैसेज डाइवर्ट करना है कि इस पर्टिकुलर जगह पर ये ट्रेजेडी हो गई है एंड वी नीड हेल्प ऑफ एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ टीम, लेकिन उस कम्युनिकेशन सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रॉपर प्रोसेस चाहिए, जो टेलीकम्युनिकेशन आपको चाहिए, यानी आपका टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, जो भी चीज़ें हैं जिससे कि वो डाटा या वो इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए, उस चीज़ से रिलेटेड पूरा रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बता रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो पहले हमने समझा कि ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है कौन से वाला। ये वो है जी, देखिए, जो नॉर्मल हमारे केबल्स के थ्रू या आपके एयर टावर्स के थ्रू अगर लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, पावर कट हो गया, तो आपका जो ट्रांसमिशन है वो कट ऑफ हो जाएगा, जो दिक्कत का कारण बन सकता है। दैट इज व्हाट व्हाई दे आर सेइंग कि जो हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, डिजास्टर रिजिलियंट, मतलब चाहे कोई भी डिजास्टर आ जाए, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखिए पूरा का पूरा आर्टिकल आपको इसी की तरफ लेके जा रहा है। द टेलीकॉम नेटवर्क्स जो है वो क्रूशियल होते हैं डिजास्टर के टाइम पे, क्योंकि अगर आपकी स्टेट जो है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कम्युनिकेट क्विकली तभी कर पाएगी जब आपका डाटा ऑपरेट कर पाएगा, ठीक है, कि हाँ जी इस तरीके से दिक्कत हो गई है। और ऐसे में फुली इसीलिए हमें चाहिए कि जो केबलिंग हो वो फुली अंडरग्राउंड हो, टावर्स जो है वो ऐसे ना हो कि आपकी हाई विंड स्पीड्स के सामने बिखर कर रह गए या वहां से फंक्शनिंग करना छोड़ गए या कनेक्शन चला गया, कुछ ऐसे इश्यूज सामने ना हो, ठीक है। उसके बाद आगे इस चीज को समझते हैं। देखिए और क्या बात इस आर्टिकल के अंदर की गई है। दे आर सेइंग कि कैसे इंपैक्ट होता है। देखो सबसे पहला इंपैक्ट तो है कि ओवरलैंड केबल्स हैं, आपकी अंडरग्राउंड नहीं है, लैंड के ऊपर है, तो विंड हो या वाटर हो या वट एवर रीजन हो, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है। उसके बाद कोस्टल रीजन्स के अंदर एलिवेटेड रिस्क रहता है क्योंकि अंडर सी केबल्स जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर चीजें हैं, मेजर इशू जो है वो है पावर का, कि अगर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले बिजली ही जाती है ना, हल्की सी हवाएं चली हैं, हम आमतौर पर भी देखते हैं कि आपकी लाइट चली गई, तो वो चीज़ जो है वो फिर आपका नेचुरल सी बात है कि कनेक्टिविटी, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, वहां पर दिक्कत दे जाएगा, उससे आपकी डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जा सकता है, सबसे पहले अंडर सी केबल्स, वो एक प्रोसेस है कि टाइम कंज्यूमिंग जरूर है लेकिन आप उसको एनेबल करें ताकि वहां पर डिसरप्शन जो है वो कम से कम हो, ऑलराइट। फिर उसके बाद दे आर सेइंग कि बहुत ज़रूरत है कि 24/7 पावर सप्लाई के ऑप्शंस क्रिएट हो जाए स्पेसिफिकली टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और ऐसे सिचुएशन में तो फॉर श्योर जहां पर आपके डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा अगर मिसहैपनिंग होती है तो उस टाइम पे आपका क्या हो सके जी, इनिशिएटिव जल्दी से जल्दी लिया जा सके। आफ्टर देखिए यहाँ पर CDRI की रिपोर्ट आई हुई है, ये बोला गया है कि ग्रेटर डाटा कलेक्शन कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है कि रिजिलियंट हो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और वो आपकी केबल्स को मेजरली, मतलब जो बात की गई है यहाँ पर वो केबल कनेक्टिविटी की बात की गई है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी टेलीफोन है, मोबाइल टावर्स वगैरह, जितना भी कुछ कनेक्टिविटी चल रही है अभी वो सैटेलाइट बेस्ड नहीं है, तो इस केस के अंदर जो आपके केबल्स हैं स्पेसिफिकली वो अंडरग्राउंड हो जाए, ठीक है, ताकि अगर कुछ ऐसा होता भी है, कोई ऐसी मिसहैपनिंग आती है, तेज हवाएं चल रही हैं या पानी या फ्लड या जो भी है, उससे आपकी ऑन ग्राउंड जो केबल्स हैं वो उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं दे पाती हैं जितनी अंडरग्राउंड दे पाएंगी, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल उस चीज़ के बारे में है, आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको ये डिजास्टर मैनेजमेंट GS पेपर 3 से रिलेट कर पाएंगे आप इस आर्टिकल को, और इजीली वहीं से ही आप यहाँ पे अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को देख लें एक बार, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु वाली जो ये स्टोरी चल रही है, देखिए यहाँ से आपका पूरा का पूरा, अगर आप पूरा इस होलिस्टिकली इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, कीपिंग असाइड द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दिस टॉपिक, कि तमिलनाडु को इग्नोर करना है या नहीं करना है, जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं उस चीज़ को साइड पे रखते हुए आपको समझना ये है कि आयरन एज क्या है।
पैलियोलिथिक एज कौन सी है, चाल्कोलिथिक कौन सी है, स्टोन एज क्या थी, कितने लेयर्स में थी। तो बेसिकली आपका जितना भी हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का जो बिल्कुल प्रिमिटिव सेक्शन है ना, जहाँ पर आपकी स्टोन एज आती है, देन चाल्कोलिथिक आती है, आयरन एज आती है, उसका पूरा पॉलिटी, इकोनॉमी, सारा कुछ वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डेटिंग्स जो है वो ऊपर नीचे हो गई हैं, लेकिन उसकी वजह से अभी तक कुछ भी इंश्योर नहीं कर पाए हैं। दैट इज व्हाट वाई आपकी चीज न्यूज में आ गई। आप ये समझिए कि आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक न्यूज में आ गया है। अब वहां से क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टॉपिक यहीं से बनेगा, है ना। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इस डेट से रिलेटेड ही बनेगा कि क्या क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि जो चीज कंटेस्टेड होती है उसके ऊपर क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछता यूपीएससी। यस, वो फैक्ट और फिगर जरूर निकालने की कोशिश करेगा कि पैलियोलिथिक एज के अंदर क्या चीज थी जो प्रिमिटिवली डिफाइंड थी, क्या चीज थी जो मेसोलिथिक का कैरेक्टर थी, चाल्कोलिथिक कॉपर जब हुआ उसको क्या बोला गया है, आयरन के इन्वेंशन के बाद क्या चेंजेस देखे गए, जनपद महाजनपद वगैरह जो बनता है पूरा। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का एक अच्छा खासा सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया है, और वहां से आपको डीप डाउन स्टडीज करनी पड़ेंगी सो दैट यू कैन रिलेट विद द डेटिक्स। अगर आप इसका जिस्ट अगर एक बार देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तमिल सोयल से रिलेटेड ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल है, जहां पर ये बताया गया है कि रीसेंट रेडियोमेट्रिक्स ने बताया है कि तमिलनाडु के अंदर जो आपका आयरन और मिले हैं वो विंध्यास, नॉर्थ ऑफ विंध्यास में जब कॉपर एज चल रही थी तो यहाँ आयरन एज स्टार्ट हो चुकी थी। रीजन ये है क्योंकि इधर आयरन के रिजर्व्स पहले से एस्टैब्लिश्ड थे। ठीक है, तो वहां पर पहले कॉपर मिला है उन्होंने, क्योंकि हमें पता है राजस्थान वाले एरिया में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारा वो कॉपर के रिजर्व्स है, तो ऊपर क्योंकि कॉपर अवेलेबल था इसीलिए वहां चाल्कोलिथिक स्टार्ट हुआ। नीचे हमारे बाय डिफॉल्ट आयरन अवेलेबल था तो इन लोगों ने आयरन को स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, और इसीलिए इसकी बोला गया है कि यहाँ पर जब वहां चाल्कोलिथिक चल रहा था तो यहाँ आयरन एज शुरू हो चुका था। ये सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, और टारगेट ओरिएंटेड एक्सकवेशंस जो हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा वो ये बता रही हैं कि ये जो प्लेसेस हैं सिवागलई, अच्चनकलोर, किल्लनमुड्डी, मलंदमपराई, यहाँ पर पेनोरमिक व्यूज जो है वो दिखाई दे रहे हैं तमिलनाडु की आयरन एज के। तो ये लोकेशंस प्राइमरीली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं। देखिए ये यहाँ से भी आप इसको निकाल लेंगे जहाँ पर आपका पूरा का पूरा एक स्टडीज का डाटा दे दिया है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए इसको। सिवागलई, आदिचलनूर, किल्लनमंडी एंड योर मैलादुम्पराई। ठीक है, ये एक ऐसी जगह है जिसे बताया गया है आयरन एज की साइट्स, आप इसको बोल सकते हैं तमिलनाडु के अंदर। तो वो आपको अगर इसमें से वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत ही प्रिमिटिव लेवल पे जाके वो ये 2-3 साइट्स दे देगा, 2-3 ऊपर नीचे से दे देगा, एंड ही लास्ट कि तमिलनाडु आयरन एज में कौन कौन सी साइट्स अवेलेबल थी या दिखाई गई हैं या हो सकती हैं या इनमें से कौन सी है। ठीक है, साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि कंटेस्टेड है, अभी चीजें ज्यादा एस्टैब्लिश्ड फिगर में नहीं आई है सामने, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है टॉपिक का, इसीलिए भी चीजें थोड़ी नेगेटिव वे में जा सकती हैं। बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्रक्स है, ये साइट्स इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा जो आयरन एज की साइट्स हमारी ऊपर वाली हैं वो इंपॉर्टेंट है, कल्चर्स इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्टडी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया की। क्लियर है जी? इस टॉपिक को आपको इस रेफरेंस के साथ आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो वर्ल्ड पेज से है। देखिए सबसे पहले दिस वन, यहाँ पर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप अलग से फिर से एक और एक कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट उन्होंने सामने दी है कि जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ही इज अन इलेक्टेड डिक्टेटर, क्योंकि वो अपनी जबरदस्ती की वजह से इस वॉर को कंटिन्यू किए हुए हैं। रीजन बीइंग उन्होंने मार्शल लॉ लगा रखा है, 2024 तक उनका कार्यकाल था, बट क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ है तो इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। सो नाउ ट्रंप इज डिक्लेयरिंग कि आपको इसको वॉर को या तो जल्दी ही खत्म कर लेना चाहिए या फिर आपका पूरा देश ही नहीं बचेगा, बिकॉज अदर वे अराउंड आप जो है एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ जा रहे हो, आपको फर्स्ट हैंड पे ये वॉर स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इस तरीके से भी चीजें देखी जा सकती हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये एक टर्न आउट ले सकती है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे नेटो मेंबर नेशंस हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट करते आए हैं। इनफैक्ट यूएसए खुद अब तक यूक्रेन को इस वॉर के अंदर सपोर्ट करता आया है। नाउ द स्टेट ऑफ द हेड ऑफ यूएसए इटसेल्फ इज क्लेमिंग समथिंग एल्स, तो वो इसको पूरा एक अलग ही टर्न दे देगा, एंड किस तरीके से ये चीजें आगे टेबल टर्न करती हैं वो देखने लायक रहेगा।
ऑलराइट। उसके बाद दूसरी तरफ आपका अफगानिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ आई है, जो पाकिस्तान एम्बेसी इस्लामाबाद में, मतलब यहाँ पर जो रिफ्यूजीज़ का क्राइसिस चल रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं दिक्कत में है, बिकॉज अफगानिस्तान में अगेन तालिबान लेड गवर्नमेंट बन गई है, तो वहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रखी हैं, है ना जी। उसके बाद हमारे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्रॉम हियर लास्ट इन द लीग, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एलोन मस्क जो है वो चीफ एनफोर्सर हैं डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडा के। मतलब पहली बार ऐसा देखा गया है कि एक मिलेनियर या एक सॉर्ट ऑफ कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन जो है वो फर्स्ट हैंड राइट हैंड की तरह काम कर रहा है आपके प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। तो ये चीज़ पहली बार कम पे आ रही है, और इन्हीं की वजह से जितने भी अभी तक के डिसीजंस देखे गए हैं वो ऐसा माना जा रहा है कि दीज आर बीइंग डेराइव्ड फ्रॉम समवेयर, ठीक है। पूरी कैपिटलिस्ट टेंडेंसी को ही शो कर रहे हैं डिसीजंस, एंड दैट इज व्हाई दे आर ऑन अ हार्ड स्टिक। चाहे वो पेरिस क्लाइमेट से बाहर आना हो, यूएस एड का बंद करना हो, या फिर आपके इलीगल माइग्रेंट्स का इशू हो, विच एवर टर्न डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग, इसके पीछे जो टेंडेंसी शो हो रही है दैट इज कंप्लीटली क्लासिकली कैपिटलिस्ट टेंडेंसी, और वो रीजन हो रहा है उसके पीछे एक जो सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है वो एलन मस्क को माना जा रहा है ना जी। तो अब यहाँ पर इस आर्टिकल को आप एक रनवे की तरह पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं, क्या इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, इसको किस तरीके से टर्न आउट होगा, ठीक है। एज सच इसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला है, इट इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, सिंपल एज दैट, ठीक है। until and unless something is hampering your nation and is doing something कुछ अलग यहाँ पर हो रहा है, वो चीज़ें हमारे लिए कंसिडरेबल रहेंगी, बट तब तक के लिए आप इसको सिर्फ एक रीड आउट आर्टिकल की तरह पढ़ के रख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि जियोपॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन, विल बी कमिंग अप टुमारो अगेन विद द न्यू वीडियो, and thank you very much. Stay tuned to Dronacharya IAS.